हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना SCERT बुक सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश। इससे पहले SCERT सीरीज़ हमने जो 7th क्लास की स्टार्ट किया उसके 3 चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इस्लाम का भारत में आगमन, खिलजी वंश और गुलाम वंश के बारे में अपने नोट्स जो है वो तैयार कर चुके हैं। आज हम अपना पढ़ रहे हैं तुगलक वंश, जिसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 1320 से 1412 तक जिसका शासनकाल माना जाता है। तो आज हम अपना इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। अगर इससे पहले की सीरीज आपने मेरी नहीं देखी है तो वह मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर मेरे उन वीडियोस को देखिए और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1412 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक माने जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। इनका वास्तविक नाम जो था गाजी मलिक था। इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। जब ये दिल्ली के सुल्तान बने तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीतियां थी उनका त्याग किया और इन्होंने क्या है अपनी उदार नीति अपनाई। जो कर थे, कर व्यवस्था में सुधार के लिए इन्होंने क्या करा कि जो कर थे उनको बहुत ही कम कर दिया। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की शासक बनने के उपरांत, सुल्तान बनने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति का त्याग किया। और उदार नीति अपनाई। उदार नीति अपनाई। मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट डाउन करते रहिए ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं पेपर के लिए। और करों को कम कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक पहले शासक थे जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक पहले शासक थे जिन्होंने क्या करा? नहर निर्माण का कार्य करवाया। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले सुल्तान जिन्होंने नहर निर्माण का कार्य करवाया। और क्या करा इन्होंने? दिल्ली में तुगलकाबाद नामक किले का निर्माण भी कराया है इन्होंने। तुगलका अच्छा, आपके पेपर में ना एक स्टेटमेंट आता है जो कि इनके लिए क्या कहा गया था कि दिल्ली अभी दुरुस्त है। ये स्टेटमेंट किसने और किसके लिए कहा, ये आपका पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या था स्टेटमेंट? हनुज दिल्ली दूरस्थ। इस स्टेटमेंट को आप जरूर नोट कर लेना। किसके बारे में क्या कहा गया ये स्टेटमेंट? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। और किसने कहा था? ये कहा था, किसने दिया था ये?
निजामुद्दीन औलिया ने। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद ही क्या घटना घटित होती है कि गयासुद्दीन तुगलक बिहार और बंगाल पर अपना अधिकार करने के बाद जब वहां से वापस दिल्ली की ओर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु कैसे होती है कि जो उसका बेटा होता है जॉन खां, उसने अपने पिता की विजय की खुशी के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन किया होता है। उस समारोह में ये रुका होता है, वहीं पर भवन से जो उसने एक लकड़ी का भवन निर्माण करवाया था, वहीं पे वह वहां पर आराम कर रहा होता है। तभी वहां पर लकड़ी उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु कब होती है? बंगाल विजय से जब वो लौट रहा होता है। बंगाल विजय के बाद तभी उसकी अफगानपुर नामक गांव में मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के संदर्भ में यह संशय अभी तक बना हुआ है कि इसकी मृत्यु ये एक अचानक से कोई घटना घटित हुई थी, अचानक से ये सडनली घटना हो जाती है कि लकड़ी गिर जाती है, या फिर ये जो थी पूरी की पूरी चाल थी इसके बेटे के द्वारा जॉन खान ने कोई चाल चली थी कि उसने ऐसे ही निर्माण करवाया था, जानबूझ के किसी घटना के तहत अपने पिता की हत्या करवा दी। तो ये अभी तक संदेह बना हुआ है, इसके बारे में कोई अभी क्लियर बात नहीं है। लेकिन उसकी जो मृत्यु होती है वो बंगाल विजय के पुरान जब वो वापस लौट रहा होता है तभी अफगानपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद शासन आता है अपना, इसके पुत्र का शासन आता है। कौन शासन करता है इसकी मृत्यु के बाद में? मोहम्मद बिन तुगलक। तेरह सौ 25 से 1391 तक, ईस्वी से 1391 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा होता है, जिसका वास्तविक नाम क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जॉन खां। अपने पिता की मृत्यु के बाद जॉन खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या है, दिल्ली के गद्दी पर बैठता है और यहाँ का सुल्तान बनता है। इसका वास्तविक नाम था जॉन खां। इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा जाता है और विद्वान के साथ साथ इसे मूर्ख भी कहा जाता है। विद्वान इसे इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये पहला सुल्तान था जो सबसे अधिक जो था कि पढ़ा लिखा था, और मूर्ख इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो भी योजनाएं बनाई वह सारी की सारी असफल रही। इसके द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं असफल रही, इसीलिए इसे मूर्ख भी कहा जाता है। तो इसके बारे में यह है कि इसे अगर आपके पेपर में आता है कि मूर्ख और विद्वान सुल्तान किसको कहा गया है, तो किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सबसे विद्वान शासक भी इसे कहा जाता है, या मूर्ख, दोनों, यानी और।
मूर्ख शासक इसके दरबार में 3 विद्वान थे। इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा। इब्न बतूता, जो इब्न बतूता था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था और उसने अपनी यात्रा का वर्णन अपनी एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था किताब उल रहला। क्या नाम था उसकी पुस्तक का? किताब उल रहला। तो इसके विद्वान जो थे, इसके दरबार में विद्वान इब्न बतूता, बतूता और बर्नी। ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था और उसने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? उसका नाम था किताब उल रहला। किताब इसमें इसने भारत की यात्रा का वर्णन किया है। और बर्नी ने कौन सी बुक लिखी थी? तारीख ए फिरोजशाह। बर्नी की पुस्तक का नाम था तारीख ए तारीख फिरोजशाही। ये इसके दरबार में विद्वान थे इब्न बतूता और बर्नी। इन्होंने, इब्न बतूता ने लिखी, यह मोरक्को का निवासी था और इसने जो अपनी किताब लिखी उसका नाम था किताबुल रहला। और दूसरा था इसके दरबार में बर्नी। बर्नी ने अपनी पुस्तक जो लिखी उसका नाम क्या था? तारीख फिरोजशाही। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, इसने क्या क्या योजनाएं अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए इसने योजनाएं बनाई, लेकिन वह सारी की सारी असफल रही। तो इसने जो योजनाएं बनाई थी उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। साम्राज्य की प्रगति के लिए इसने बहुत सी योजनाएं बनाई जिससे कि क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, लेकिन उसकी सारी की सारी योजनाएं असफल रही। तो पहली योजना इसने बनाई 2 आकर में वृद्धि। पहली थी इसकी इसने काम तो बहुत अच्छे किए, लेकिन क्या है, इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। जब भी ये कोई भी योजना बनाता था, योजना इसकी अच्छी होती थी लेकिन इसकी किस्मत साथ नहीं देती थी और वह क्या होती थी, योजना फेल हो जाती थी। 2 आव कर में वृद्धि। अब देखो, ये योजना इसने बनाई, इसने क्या सोचा कि जो कर है वो सब जगह से समान न लिया जाए। जहां पर उपज अधिक होती है वहां से कर अधिक वसूला जाए और जहां पर उपज कम होती है वहां से क्या है, कर की वसूली कम की जाए। तो इसने 2 आव वाला जो क्षेत्र था, 2 आव क्षेत्र बोलते हैं जहां पर 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, यहाँ पर क्या होता था कि उपज जो थी, कृषि बहुत अच्छी होती थी, उपज अच्छी होती थी, पैदावार अच्छी होती थी। तो इसने क्या सोचा कि यहाँ पर क्या करते हैं, कर की दर को बढ़ा देते हैं और जिन राज्यों में, जिन जगहों पर उपज सही नहीं होती है, कम खेती होती है, वहां पर क्या है, कर की दर को कम कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर क्या करता है, 2 आव का जो क्षेत्र होता है
वहां पर कर में वृद्धि कर देता है। अब उसी साल वहां पर क्या होता है, जो गंगा और यमुना का जो कृषि वाला क्षेत्र होता है, दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है जहाँ अधिक उपजाऊ कृषि होती थी, वहां पर क्या होता है कि उसी साल क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने से क्या होता है कि वहां पर पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन इसने जो अधिकारी लगा रखे थे कर वसूलने के लिए, वह किसानों को परेशान करना शुरू कर देते हैं और उनसे जबरदस्ती कर की वसूली करते हैं। तो किसान इसका विद्रोह शुरू कर देते हैं। और ये बात का पता मोहम्मद बिन तुगलक को वो जो अधिकारी होते हैं वो बताते नहीं कि यहाँ पर अकाल पड़ गया है। और जब इसको इस बात का पता चलता है तो ये उन सारे करों को माफ कर देता है और उनकी सहायता भी करता है। तो इस तरीके से इसकी पहली योजना ये विफल हो जाती है। दूसरी योजना इसने बनाई राजधानी परिवर्तन। दूसरी योजना बनाता है ये अब राजधानी परिवर्तन। ये राजधानी परिवर्तन करता है। अपनी राजधानी क्या करता है, ये दिल्ली से ये क्या है दक्षिण भारत का जो राज्य होता है वहां पर नियंत्रण नहीं रख पाता। तो ये सोचता है कि क्यों ना जो अपने राज्य की राजधानी है वो कहाँ बना ली जाए, दक्षिण भारत में बना ली जाए। तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ बनाता है, देवगिरी। देवगिरी महाराष्ट्र में है, वहां पर अपनी ये राजधानी बना देता है। राजधानी परिवर्तन करता है, वहां अपनी राजधानी बना लेता है। लेकिन वहां क्या होता है कि वहां का खान पान पूरा अलग होता है, वहां की जलवायु अलग है। तो वहां लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये वापस इसको अपनी राजधानी परिवर्तन करनी पड़ती है और ये फिर से दिल्ली आ जाता है। 2 वर्ष तक लगभग इसकी राजधानी कहाँ रहती है, देवगिरी। राजधानी इसने अपनी राजधानी लिख लेते हैं थोड़ा सा, अपनी राजधानी देवगिरी। देवगिरी बनाई और देवगिरी का नाम क्या दिया, दौलताबाद। और 2 वर्ष में इसे यह महसूस हो जाता है कि जिस प्रकार दिल्ली में रहते हुए दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रहते हुए दिल्ली पर भी नियंत्रण करना उतना ही कठिन है। और इसीलिए फिर अपनी राजधानी को वापस कहाँ ले आता है, दिल्ली ले आता है। तो ये योजना भी इसकी विफल रहती है। तीसरी योजना ये बनाता है, इसकी जो तीसरी योजना होती है वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर देता है। तीसरी योजना है इसकी सांकेतिक उस समय भारत में ना क्या होता है कि चांदी का आयात बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये सोचता है कि क्यों ना चांदी की जगह पर दूसरी मुद्रा चलाई जाए। तो ये सांकेतिक मुद्रा चलाता है जो किससे बनती है, पीतल और तांबा से। पीतल और तांबा को मिक्स करके तांबे का मिश्रण होता है, पीतल और तांबे का मिश्रण होता है इस वाली में। अब जब ये वाली वो बनाता है तो लोग क्या करते हैं कि नकली मुद्रा बनानी शुरू कर देते हैं। इतने बाजार में ये नकली मुद्रा इतनी ज्यादा बन जाती है कि बहुत ज्यादा इसका प्रचलन पूरे बाजारों में यही सारी मुद्रा फैल जाती है। और जो विदेशी व्यापारी होते हैं वो ये वाली मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को लेना बंद कर देते हैं। वह सिर्फ चांदी की मुद्रा के द्वारा ही अपना व्यापार यहाँ पर करते हैं। तो ये फिर अब इस मुद्रा को ये बंद करता है, इस कालाबाजारी को बंद करने के लिए ये फिर इस मुद्रा को बंद करता है। और इसकी भरपाई कैसे करता है, इस मुद्रा को वापस लेता है और अपने राजकोष से चांदी के सिक्के, इस मुद्रा के बदले में अपने राजकोष से चांदी के सिक्के देता है। तो इसकी ये योजना भी क्या है, विफल हो जाती है। इसके शासनकाल में एक काम ये भी होता है, इसी के शासनकाल में बहमनी और विजयनगर राज्य की भी स्थापना होती है। एक तो बंगाल स्वतंत्र राज्य बन जाता है
बंगाल अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, बंगाल स्वतंत्र। और बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? साम्राज्य के संस्थापक जगह कम बची भाई, हरिहर बुक्का। और बहमनी राज्य का कौन है? हसन गंगू। बहमनी का संस्थापक कौन है? इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। नोट हो गया? मैं इसको जरूर कर देती हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया, है ना। ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के पर्व होली में भाग लिया। सिंध प्रांत के विद्रोह के समय ये क्या होता है, बीमार पड़ जाता है और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। सिंध प्रांत का जब विद्रोह चल रहा होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है, इसका जो चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है इसके बाद में? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक
ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। ये शासक बनने के बाद जब ये दिल्ली का सुल्तान बन जाता है तो सबसे पहले ये क्या करता है कि जितने भी कर होते हैं सबको समाप्त कर देता है। सारे कामों को सारे जो ऋण होते हैं उनको खत्म कर देता है। सारे जितने भी ऋण होते हैं पहले तो उन सबको माफ कर देता है और फिर जितने भी कर लगाए हुए होते हैं उन सबको समाप्त कर देता है। सिर्फ 4 कर ये अपने शासन काल में सिर्फ 4 कर को रहने देता है। सारे ऋणों को माफ कर देता है, सारे ऋण माफ। और क्या करता है ये, करों को समाप्त कर देता है। सिर्फ 4 कर इसके शासनकाल में 4 कर रह जाता है। मैं ऊपर ना आपको वो 4 कर दिखा देती हूँ कि कौन कौन से कर ये अपने टाइम में रहने देता है। एक तो रहने देता है जाकात। जाकात क्या है? धार्मिक कर है। ये बहुत जरूरी है, पूछ लिया जाता है कि जाकात कैसा कर है। जाकात कौन कौन से कर रहने देता है ये अपने शासनकाल में? एक तो जाकात रहने देता है। ये कैसा है? धार्मिक कर। धार्मिक कर जो किस पर लगाया गया था? अमीर मुसलमानों पर। जो अमीर मुसलमान थे वो अपने इनकम पर 2.5% देते थे। अमीर मुसलमानों पर लगाया गया था ये। और लगाया इसने जजिया। जजिया कर रहने देता है। ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है। जो उसके शासनकाल में जो मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम के अलावा जो अन्य जाति के लोग थे उन पर लगाया जाने वाला कर, गैर मुस्लिम का। और लगाता है खिराज। इनको समाप्त नहीं करता, बाकी जितने भी कर होते हैं उन सभी को समाप्त कर देता है। खिराज क्या है? ये एक प्रकार का भू राजस्व कर है, भूमि पर लिया जाने वाला कर। भू राजस्व कर। और रहने देता है खुम्स। ये इम्पोर्टेंट है, खुम्स। इसमें स्टार बना देते हो ताकि आप लोगों को याद रहे। खुम्स ये कैसा कर था? जो जो लूटा हुआ धन होता था ना उसका बंटवारा, लूटपाट के धन पर लगाए जाने वाला कर। धन पर लगाया कर। क्या होता था? 1/5 भाग तो इसको सुल्तान को जाता था। 1/5 भाग किसको? सुल्तान को। और 4/5 भाग सैनिक जो लूटपाट करते थे उनका हो जाता था। इसने खैरात विभाग की स्थापना की। पहला शासक था जिसने खैरात विभाग की स्थापना की थी। खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने खैरात विभाग की स्थापना की, जिसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि गरीब मुसलमानों की सहायता करना। क्या था खैरात विभाग? गरीब मुसलमानों की सहायता करना।
ये अपने शासनकाल में कई अच्छे कार्य करता है, जैसे इसने अस्पताल बनवाए, अस्पतालों का निर्माण करवाया, जलाशयों का निर्माण करवाया, जलाशयों का निर्माण, पुल बनवाए, ये सारे कार्य इसने किए। और इसने इसके शासनकाल में एक सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या है कि 300 से ज्यादा अधिक संस्कृत ग्रंथों की रचना, संस्कृत जो ग्रंथ होते हैं उनका ये क्या करता है, फारसी में अनुवाद करवाता है। 300 से अधिक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाता है। कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये। 300 से अधिक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। इस अनुवाद को क्या बोला गया है? दलाले फिरोजशाही। क्या नाम किया गया है इसे? दलाले फिरोजशाही। तो ये था आज का हमारा तुगलक वंश। तो गाइस हमने अपना ये तुगलक वंश आज खत्म कर दिया है। अब आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश। तो आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।